Hello everyone. Today we are going to start the chapter number 13 of history, India after independence. Independence के बाद क्या चीज़ें हुई? Introduction. After India became independent, she faced many challenges. The British had left behind an India that has been pushed back to the Middle Ages. Independent के बाद बहुत सारे challenges थे. Britishers ने इंडिया को बहुत पीछे कर दिया था. Many issues needed an immediate solution. कुछ के लिए तो बहुत जल्दी सॉल्यूशन बहुत ज़रूरी था. द फर्स्ट चैलेंज वॉज द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स इनटू इंडिया. फर्स्ट चैलेंज था जो प्रिंसली स्टेट्स थे, जो स्टेट्स राजा के अंडर थे, उनको इंडिया में कैसे इंक्लूड करना है. द सेकेंड वॉज रिहैबिलिटेशन ऑफ रेफ्यूजीज. जो इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड हुआ तो लोग पाकिस्तान से इंडिया आए, उनके रहने की जगह, खाना वगैरह सब कुछ देखना था. The third was to solve economic problems and ensure development. थर्ड थी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व ऑफ करना और इंडिया के डेवलपमेंट के लिए. द फोर्थ वॉज टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन टू चार्ट द फ्यूचर कोर्स ऑफ इंडिया. और फोर्थ था कि इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन करना था. तो फर्स्ट प्रॉब्लम, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स. At the time of transfer of power, there were more than 550 princely states और in India. इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में 550 प्रिंसली स्टेट्स थे. सबके ऊपर कोई राजा या नवाब रूल आउट कर रहे थे. दे हैड टू बी परसुएडेड टू जॉइन इंडिया. उन सबको इंडिया में ज्वाइन करने के लिए बोलना था, मनाना था. डिस्प्लेइंग डिप्लोमेसी एंड टैक्ट. सरदार वल्लभ भाई पटेल परसुएडेड मोस्ट ऑफ देम टू जॉइन इंडिया. वल्लभ भाई पटेल ने सबको इंडिया में इंक्लूड कर लिया. सिर्फ 3 कश्मीर, जूनागढ़ एंड हैदराबाद अलग रह गए, पर कुछ टाइम बाद ये तीनों भी इंडिया में ज्वाइन हो गए थे. नेक्स्ट वॉज रिहैबिलिटेशन ऑफ रेफ्यूजीज. आफ्टर इंडिपेंडेंस करोड्स ऑफ पीपल माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान. बहुत से लोग पाकिस्तान से इंडिया आए. उनके पास घर नहीं था, जॉब नहीं थी, रहने के लिए जगह नहीं थी, खाना नहीं था. टू रिहैबिलिटेट दैम वॉज अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी बिफोर न्यू गवर्नमेंट. उनको सही जगह देना, उनको खाना, जॉब वगैरह सब चीज़ों का अरेंजमेंट करना नई गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था. Solving the economic difficulties. After partition, India faced many economic difficulties. Most of the rice and wheat producing areas went to Pakistan. राइस और वीट कल्टीवेट करने का मेनली सारा एरिया पाकिस्तान में चला गया और इस वजह से इंडिया में फूड शॉर्टेज हो गई. Many industries also faced a shortage of raw material as jute in cotton growing areas also went in Pakistan. इंडस्ट्रीज़ में रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो गई क्योंकि कॉटन और जूट ग्रोइंग के मेन एरियाज भी पाकिस्तान में चले गए. इरिगेशन फैसिलिटीज़ वर ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट. इरिगेशन फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं थी. द गवर्नमेंट हैड टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू ऑल दीज प्रॉब्लम्स. इन सभी चीज़ों के लिए गवर्नमेंट को सॉल्यूशन निकालना था. Framing a constitution. India needed a constitution for itself. The Constituent Assembly decided to prepare a constitution. इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत थी, इसलिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का सोचा. उसके लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई जिसके हेड थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर. ही प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फ्रेमिंग कॉन्स्टिट्यूशन. इस वजह से उनको बोला गया फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन बन के 26 नवंबर 1949 में कंप्लीट हो गया था, पर उसको अडॉप्ट किया गया 26 जनवरी 1950 को. सिंस देन दिस डे इज सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे. और 26 जनवरी को इंडिया का रिपब्लिक डे के फॉर्म में सेलिब्रेट किया जाता है. Now we will study some features of the Indian Constitution. First, equality before law. The Constitution declares that all Indians, irrespective of their caste, religion, and gender, are equal before the law of the country. चाहे किसी भी कास्ट का हो, रिलीजन का हो, जेंडर का हो, सभी इंडियंस लॉ के आगे इक्वल होंगे. People of all caste, communities, regions and religions would enjoy the same rights. सबको बराबर राइट्स मिलेंगे, किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. सेकेंड, स्पेशल प्रिविलेजेस फॉर डिसएडवांटेज्ड इंडियंस. अब जिसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है उनको रिजर्वेशन. द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिलीव दैट for centuries some sections of society have been deprived and discriminated. हमारे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उनको पता था बहुत सालों से, बहुत सेंचुरीज से सोसाइटी के कुछ सेक्शंस बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटेड हैं, पीछे रह गए हैं. They therefore made provisions for granting reservation of seats in legislature. इस वजह से उन्हें रिजर्वेशन दिया, लेजिस्लेचर में उनकी सीट्स के लिए रिजर्व किया, गवर्नमेंट जॉब्स में उनके लिए सीट्स रिजर्व की, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में उनके लिए सीट्स रिजर्व की.
This they believed would help people belonging to these sections to uplift their social and economic status. अब रिजर्वेशन इसलिए दिया गया, उनको लगा कि इस चीज़ से उनका सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा हो सकता है. Next, universal adult franchise. The Constitution guaranteed all citizens above the age of 21 the right to vote in elections and to contest elections, choose their leaders. Constitution ने राइट दिया कि जो भी 21 ईयर्स से अबोव है वो वोट कर सकता है, अपने लीडर्स चूज कर सकता है. दिस वाज द ट्रू एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी, और वो डेमोक्रेसी कहलाई. फोर्थ, 3 लिस्ट्स. The Constitution divided power between the central and state government. Constitution से सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर्स डिवाइड हो गई. इनको 3 लिस्ट क्रिएट की गई. तो वो चीज़ें जो सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई उसको बोला जाता है यूनियन लिस्ट, जिसको सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है. नेक्स्ट आता है वो सब्जेक्ट जिसको सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, वो आता है स्टेट लिस्ट में. एंड थर्ड वन इज कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों की रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, वो होता है कॉन्करेंट लिस्ट. Next topic is planning for development. Once the initial problems were sorted out, the next objective was building a strong agricultural and industrial base. अब जब ये प्रॉब्लम सॉल्व आउट हुई तो नेक्स्ट ही एक अच्छा एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रियल बेस कैसे बनाया जाए. अब उसके लिए प्लानिंग कमीशन बनाई गई 1950 में. द 5-year प्लान वर्ड फॉर्मुलेटेड टू हैस्टन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट. अब डेवलपमेंट को स्पीड अप करने के लिए 5-year प्लान्स लॉन्च किए गए. They were framed, executed and monitored by planning commission. इनको चलाने वाला, बनाने वाला, पूरा ध्यान रखने वाला प्लानिंग कमीशन होता था. The government took the lead in setting of heavy industries such as steel and in building dams. गवर्नमेंट ने ये जॉब ली कि बड़ी इंडस्ट्रीज खोली जाए, जैसे स्टील की, सीमेंट की, डैम्स बनाए जाए. जवाहरलाल नेहरू रियलाइजिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ डैम कॉल्ड दैम द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया. डैम की इंपॉर्टेंस रियलाइज हुई इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इरिगेशन के लिए, इसलिए उनको बोला टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया. ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी पब्लिक सेक्टर पर डाली गई, रिसोर्सेज यूज़ के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, और प्राइवेट सेक्टर के पास का रोल लिमिटेड था, ज़्यादा रोल नहीं दिया गया. An independent foreign policy. Ever since achieving independence, India had sought to develop an independent foreign policy. Independence के बाद से इंडिया ये सोच रही थी कि उसकी फॉरेन पॉलिसीज़ इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, कोई उस पर कंट्रोल नहीं करे. उसके लिए स्टार्टिंग की सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने. When he defined non-alignment, disarmament and peaceful coexistence as the guiding principle of India's policy, जब उनने बोला कोई दूसरा इंडिया की पावर्स में आर्मी में कंट्रोल नहीं करेगा, इंडिया हर किसी के साथ पीस रखेगी, किसी के साथ लड़ाई नहीं होगी. Non-alignment. After the Second World War, there were 2 major superpowers in the world. World War II के बाद 2 major superpowers थी, USA and USSR, जिसको अभी अब प्रेजेंट बोलते हैं रशिया. Rivalry between these powers resulted in formation of 2 hostile military blocs. इन दोनों के बीच की लड़ाई की वजह से 2 मिलिट्री ब्लॉक्स डिवाइड हो गए वर्ल्ड में. Consequently, an atmosphere of tension, distrust and fear developed, और इसी वजह से लोगों में डर का, टेंशन का माहौल क्रिएट हो गया और इसको बोला गया कोल्ड वॉर, कि लोग अंदर ही अंदर डरने लगे. As many former imperialist colonies were attaining independence at this time, both powers tried to draw their newly independent countries into respective blocks. अब उस टाइम बहुत सारी कंट्रीज अपनी इंडिपेंडेंस को गेन कर रही थी, तो दोनों ने ये कोशिश की कि वो कंट्रीज इनमें आकर मिल जाए. India did not wish to ally itself with other because दोनों ही से मिलना नहीं चाहती थी इंडिया, because it was aware of the high prices of military involvement, क्योंकि उसको पता था कि मिलिट्री के खर्चे कितने ज़्यादा होते हैं. It tried to initiate a movement for world peace. उसने एक ऐसा मूवमेंट स्टार्ट किया कि पूरी दुनिया में शांति आए. Our leaders felt that peace did not mean only absence of war. हमारे लीडर्स ने कहा पीस का मतलब सिर्फ वॉर नहीं होना नहीं होता है. It also meant healthy cooperation among nations for benefit of all. इसका मतलब होता है कि सभी नेशंस के साथ एक अच्छा कॉपरेशन हो, सब मिलजुल कर रहें और सभी नेशंस को बेनिफिट मिले. This policy came to be defined as the policy of non-alignment, और इसको बोला गया non-alignment कि किसी के साथ भी हमें इंक्लूड नहीं होना है, और यही चीज़ जवाहरलाल नेहरू ने बोली थी. It meant an independent approach towards world issues without being influenced by either bloc. इससे ये बोला गया कि वर्ल्ड में जो भी चीज़ें होती है हमारा डिसीजन इंडिपेंडेंट होगा, हम किसी के भी इन्फ्लुएंस में नहीं आएंगे, किसी का भी साथ नहीं लेंगे.
Non-alignment does not mean remaining neutral or not getting involved in foreign affairs. ने ये बोला कि ये नहीं होगा कि हम सिर्फ इन्वॉल्व नहीं होंगे. इट मीन्स रिमेनिंग इंडिपेंडेंट. हमारी मिलिट्री इंडिपेंडेंट होगी, हमारे पॉलिटिकल ग्रुप्स इंडिपेंडेंट होंगे. हम जब भी वर्ल्ड एक्टिविटीज़ में पार्ट लेंगे हम इंडिपेंडेंटली पार्ट लेंगे. While taking an active part in promoting world peace and understanding among its nations, हम कोशिश करेंगे कि पूरी दुनिया में शांति आए और नेशंस में आपस में अंडरस्टैंडिंग बढ़े. It also means taking an independent stand on international issues. कोई भी प्रॉब्लम अगर पूरे वर्ल्ड में होती है, कोई भी इंटरनेशनल इशू होता है तो हमारी स्टैंडिंग, हम अकेले खड़े होंगे, किसी के अंडर नहीं होंगे. India on the move. In 2017, India celebrated 70 years of independence. It is time to assess our success and failures during these 7 decades. India के independence को 70 years हो गए. अब हम देखेंगे इंडिया ने क्या क्या सक्सेस अटेंड किया. The successes: people practicing different religions and speaking different languages live in India. इंडिया में अलग अलग रिलीजन और फॉलो करने वाले, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग सब साथ रहते हैं. बट डिस्पाइट सच डाइवर्सिटी इंडिया हैज़ मैनेज टू स्टे यूनाइटेड एंड स्ट्रॉन्ग. इतने अलग अलग लोग होने के बाद भी इंडिया यूनाइटेड रहा. इंडिया रिमेन्स अ सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक नेशन. अलग अलग रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग यहाँ आराम से रहते हैं. कोई पर्टिकुलर एक स्टेट रिलीजन नहीं है. डेमोक्रेटिक है. पीपल हैव द राइट टू वोट इन इलेक्शंस एंड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. वोट कर सकते हैं और अपने लीडर्स चूज कर सकते हैं. हमारी प्रेस फ्री है. हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है. एग्रीकल्चर आउटपुट हैज़ रेस्ड एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ हैज़ ऑल्सो रेस्ड आउट. एग्रीकल्चर ग्रोथ अच्छी हुई है और इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी बहुत हुई है. इंडिया हैज़ ऑल्सो हार्नेस न्यूक्लियर एनर्जी फॉर यूज़ इन पीसफुल एक्टिविटीज़. पीसफुल एक्टिविटीज़ में इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करने में इंडिया ने न्यूक्लियर एनर्जी का अच्छा यूज़ किया है. इट इज़ वन अमंग द फ्यू कंट्रीज़ विच हैव सेंट अ मिशन टू द मून. और मून तक भी इंडिया ने अपने सैटेलाइट भेजा है. द चैलेंजेस अहेड. अब आगे क्या चैलेंजेस हैं. इंडिया ने बहुत प्रोग्रेस किया है, फिर भी काफ़ी चीज़ें अभी करनी बाकी है. रिमूविंग पॉवर्टी इज़ द बिगेस्ट चैलेंज. सबसे बड़ा चैलेंज है पॉवर्टी. इंडिया में अभी भी करोर्स ऑफ इंडियंस अंडर पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं. दे डू नॉट हैव इवन 2 meals in a day. 2 टाइम भी उनको खाना नहीं मिलता है. देयर इज़ अ लॉट ऑफ कास्ट इनइक्वालिटी इन अ सोसाइटी. अभी भी अनटचेबिलिटी मानी जाती है. अनटचेबल्स का डिस्क्रिमिनेशन होता है. वो लोग पब्लिक वेल्स से पानी नहीं ले सकते. टेम्पल्स में एंट्री उन लोगों को अलाउड नहीं है. जेंडर इनइक्वालिटी भी बहुत है. गर्ल्स और बॉयज़ को बराबर नहीं समझा जाता. So, while we have been able to achieve political equality, economic and social equality is still a distant dream. Political equality हमने achieve कर ली है, पर economic and social inequality के level से अभी हमें develop करना, हमें equality लाना बहुत बाकी है. Making education available to all is another challenge for the decades ahead. अभी सबके पास education नहीं है. Educational progress बराबर नहीं हुआ है. Some states have fared better than the other. कुछ states में अच्छी education हो चुकी है, कुछ states में अभी भी development बाकी है. The सर्व शिक्षा अभियान needs to be persecuted more aggressively. इसको बहुत ज़्यादा persuade करना, लागू करना ज़रूरी है. An accompanying challenge is to create jobs for millions of youth passing out from schools, colleges and technical institutions. जो बच्चे अब पढ़ लिए हैं उनके लिए, उन यूथ के लिए, जो जवान लोग हैं उनके लिए जॉब्स क्रिएट करना ज़रूरी है ताकि उनको जॉब्स मिल सके. So the challenges for India are many. Those given here are only tips of the iceberg. इंडिया के सामने बहुत सारे challenges हैं, वो दिए हैं वो बहुत थोड़े से हैं. But the good thing is that we are in a position to take these challenges because the attitude of the people is changing. पर अच्छी चीज़ ये है कि इंडिया आज इतनी केपेबल है कि इन सब चैलेंजेस को ओवरकम कर सकती है. Indians today are much more aware and responsible. They want a change and are willing to work for it. इंडियंस आज केपेबल हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं कि वो ये चेंजेस लाना चाहते हैं और वो चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं. सो दिस वॉज अ चैप्टर कि इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में क्या क्या चीज़ें हुई और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी थी. So thank you everyone. This was a chapter.